Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today our fourth lecture, class 10 subject bio and unit gases exchange. लर्नर्स हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एयर पैसेज वे एंड लंग्स के बारे में कि एयर जो है वो कैसे कैसे जो है वो किस रास्ते से गुजरती है और कैसे जो है वो लंग्स में पहुंचती है और लंग्स के जो है वो हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करेंगे कि ब्रीदिंग का एक्चुअली प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे ब्रीदिंग। प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिफाइन कर चुके हैं। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं। मींस कि इनसाइड द बॉडी हम एयर लेके जाते हैं टू टेक ऑक्सीजन एंड आउटसाइड द बॉडी जो है वो हम एयर लेके आते हैं टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स के फिजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज इज नोन एज ब्रीदिंग। के एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस जो एसोसिएटेड है गैसेस एक्सचेंज के साथ, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। लर्नर ब्रीदिंग की टू फेजेस हैं। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ये टू फेजेस में होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो मीन्स के सांस लेने का जो प्रोसेस है वो इंस्पायरेशन है और सांस छोड़ना मीन्स वो क्या है, एक्सपायरेशन। लर्नर्स जब इंसान इस दुनिया में आता है या इस दुनिया से जाता है तो वो जो कौन सी फेज़ जो ब्रीदिंग की परफॉर्म करता है, इंस्पायरेशन की फेज़ जो है वो परफॉर्म करता है। मीन्स के वो सांस लेता है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंस्पायरेशन को डिटेल में। इंस्पायरेशन मीन्स सांस लेना। इंस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज रिब्स मसल्स। रिब मसल्स को इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स मीन्स के रिब्स के बिटवीन, सपोज के ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, इसके बिटवीन पे इस तरह जो है वो रिब जो है वो मसल्स जो है अटैच होते हैं। सपोज के ये रिब्स हैं, इसके आउटसाइड पे भी एंड इनसाइड पे भी जो मसल्स अटैच होंगे वो क्या होंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। जिस तरह ये जो है वो मसल्स शो किए मैंने, तो ये क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स है। इंटरकॉस्टल मसल्स इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो इंटरकॉस्टल मसल्स मीन्स के जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स क्या हो जाती हैं, रेज्ड हो जाती हैं। रेज्ड मीन रिब्स अपवर्ड मूव करती हैं। रिब्स अपवर्ड मूव करते हैं मीन्स कि जब आप सांस लेते हैं तो रिब्स अपवर्ड मूव करती हैं और रिब्स के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है वो एक मस्कुलर थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स के जो है वो नीचे प्रेजेंट होता है। हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे डायाफ्राम कहते हैं, ये लंग्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो इंस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो डायाफ्राम होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मीन्स के जो डायाफ्राम के मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। जब डायाफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, डायाफ्राम की जो ओरिजिनल शेप होती है वो इस तरह होती है, डूम लाइक, एक ब्रिज लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होता है। जब ये इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायाफ्राम जो है ये क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। मीन्स कि इस तरह जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो चेस्ट कैविटी का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रिब्स मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से जो चेस्ट कैविटी का एरिया है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर में जो एयर का प्रेशर है लंग्स में एयर का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लर्नर्स आप फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू F ओवर A, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मीन्स के प्रेशर और एरिया का क्या है, इनवर्स रिलेशन है कि जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब एरिया डिक्रीज होगा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही फार्मूला जो है वो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के प्रोसेस में हम अप्लाई करते हुए इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। इंस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि रिब मसल्स, डायाफ्राम मसल्स एंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब रिब मसल्स एंड डायाफ्राम मसल्स जो हैं वो
एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली एंड डॉर्सलो वेंट्रली जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लंग्स के ओरिजिनल शेप है, लंग्स जो हैं वो उनमें क्या हो जाएगा, एक उनका जो है वो एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज होगा, तो लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर जाएंगे। मीन्स के जो इनकी ओरिजिनल शेप है लंग्स की क्या होगी, ये एक्सपैंड कर गई। ये लंग्स अपने ओरिजिनल जो है वो पोजीशन में, जैसे ही जो है वो इंस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, एयर इनसाइड द मूव करेगी, लंग्स क्या करेंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे, और जो डायाफ्राम की ओरिजिनल शेप है, डूम शेप है, वो क्या हो जाएगी, वो भी लोड हो जाएगी। मीन्स के लंग्स के नीचे चली जाएगी और वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। ये किस प्रोसेस में होता है, इंस्पायरेशन के प्रोसेस में होता है। जैसे ही लंग्स एक्सपैंड करेंगे, मीन्स के एयर का जो प्रेशर है वो लंग्स में डिक्रीज हो जाता है। जब एयर का प्रेशर लंग्स में डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स के एयर का प्रेशर लंग्स में एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में क्या है, कम है। तो एयर क्या करेगी, फौरन से जो है वो बाहर से जो है वो लंग्स में जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। द एयर रशेज इनटू द लंग्स फ्रॉम द आउटसाइड अंटिल इट इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। तब तक जो है वो लंग्स में जो है वो एंटर होती रहेगी जब तक इंटरनल एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही इक्वल होगा, एयर का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एट दैट मोमेंट गैसेस एक्सचेंज अकर, और यही वो पॉइंट होगा जब गैसेस एक्सचेंज जो है वो अकर होगा। जैसे ही गैसेस एक्सचेंज अकर होगा, गैसेस एक्सचेंज के बाद जो है बाकी एयर होगी वो क्या होगी, इम्पेयर हो जाएगी। मीन्स कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इस इम्पेयर एयर को जो है वो हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। मीन्स कि इंस्पायरेशन में हमने पढ़ा कि इसमें जो मसल्स हैं, रिब्स मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, डायाफ्राम के मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, चेस्ट कैविटी का एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो लंग्स में जो है वो प्रेशर क्या होगा, एयर का कम हो जाएगा, और लंग्स में जब प्रेशर कम होगा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में, तो लंग्स में एयर जो है वो बाहर से जो है वो एंटर होना शुरू हो जाएगी, और तब तक एंटर होगी जब तक दोनों साइडों पे जो है वो प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। एट दैट मोमेंट गैसेस एक्सचेंज अकर, वही वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज अकर होती है। मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से रिमूव होती है और ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन एंटर होती है। उसके रिजल्ट में जो इम्पेयर होती है उसको हम एक्सपायरेशन के प्रोसेस में जो है वो रिमूव करते हैं। इंस्पायरेशन को बेटा, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन को अब हम डिस्कस करते हैं। एक्सपायरेशन मीन्स एक्सिलेशन, सेकेंड नेम है इसका एक्सिलेशन। एक्सिलेशन बेटा, इंस्पायरेशन का जो रिवर्स होगा वो एक्सपायरेशन होगा। मीन्स कि इंस्पायरेशन में जो मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। रिब्स मसल्स रिलैक्स होंगे, मीन्स के कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो इंस्पायरेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, रिब्स अपवर्ड मूव की थी, रेज्ड हो गई थी, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा कि रिब्स जब मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगे तो रिब्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। डायाफ्राम जो था उसका अपनी जो है ओरिजिनल शेप आ जाएगा। ओरिजिनल शेप इसकी कौन सी थी, इस तरह डूम शेप थी। डूम शेप में वापस आ जाएगा जब इसके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे। मसल्स रिलैक्स करने से क्या होगा कि चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब चेस्ट कैविटी का एरिया डिक्रीज होगा तो लंग्स में जो प्रेशर होगा एयर का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लंग्स में एक्सटर्नल एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लंग्स में एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि लंग्स एयर जो है वो फिर हम एक्सेल करेंगे, अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन या एक्सिलेशन। तो ये था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में कि लंग्स जो है वो एक्सपायरेशन में इस पोजीशन में होते हैं, मीन्स कि नॉर्मल पोजीशन में होते हैं। जो डायफ्राम होते हैं ड्रूम लाइक होते हैं और लंग्स नॉर्मल पोजीशन में होते हैं कि मीन्स कि इसका एरिया जो है वो चेस्ट कैविटी का कम होता है और प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। इंस्पायरेशन में लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जो डायफ्राम है वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, लोअर चला जाएगा। तो जो एक्सपायरेशन का इंस्पायरेशन का रिवर्स फिर क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। मीन्स के लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलेशन की गैसेस की रेगुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होती है। बेटा 1 मिनट में जो इंसान है वो अबाउट 60 to 70 टाइम जो है वो सांस लेता है। 60 to 20 टाइम्स पर मिनट जो है वो हम सांस लेते हैं। 1 मिनट में 60 to 20 टाइम्स जो है वो सांस लेते हैं। हमारा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, हमारे ब्रेन में एक रिस्पायरेटरी सेंटर है, उस रिस्पायरेटरी सेंटर का नेम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा
ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन। ब्रेन का थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन में ये क्या है, रिस्पायरेटरी सेंटर है, रिस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है, रिस्पायरेटरी सेंटर है। ये रिस्पायरेटरी जो सेंटर है ये हमारे ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उसके लिए सेंसिटिव होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कैसे इंक्रीज होगी, जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं या जो है वो योगा कर रहे होते हैं, तो जो है वो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस, वो इंक्रीज हो जाता है। मीन्स कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है और ग्लूकोज में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड होते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है। इस ब्रेकडाउन से जो है वो एटीपी तो हमें रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी हमें चाहिए होती है, एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब हम कोई भी हैवी एक्टिविटी करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान एक्सरसाइज करता है, कोई हैवी एक्टिविटी करता है, तो वो मुंह खोल के सांस लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब बॉडी में ज़्यादा होती है तो उसको जो है वो रिलीज़ करने के लिए जो है वो फिर एनर्जी को यूज़ करते हैं। जब एनर्जी को यूज़ करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो है वो नोज़ के थ्रू भी जो है वो सांस ले रहा होता है और माउथ के थ्रू भी ले रहा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज़ करवा सके। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें बेटा एक और बात है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मींस कि जो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर है, ये फ़ौरन से जो है वो स्टिमुलस जो है वो सेंड करता है किससे, रिब्स मसल्स को और डायफ्राम को, कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसको जो है वो ज़्यादा किया, ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है उसको जो है वो फास्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव किया जाए। तो आज हमने डिस्कस किया इंस्पायरेशन को एंड एक्सपायरेशन को, कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है और 1 मिनट में जो है वो हम कितना सांस लेते हैं, 16 to 20 टाइम्स सांस लेते हैं। और जब बंदा हैवी एक्टिविटी कर रहा होता है, कोई हैवी जॉब कर रहा होता है, तो इसमें जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। नॉर्मली जो है वो रेस्ट कंडीशन में हम जो है 1 मिनट में 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई हार्ड एक्टिविटी करते हैं तो 30 से 40 टाइम जो है वो हमारा जो है वो 30 to 40 टाइम जो है वो हमारा ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।